दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सूरज कितना इंपॉर्टेंट एनर्जी का सोर्स है पृथ्वी के लिए ही नहीं बल्कि चंद्रयान 3 के लिए, जो कि इस समय पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा की तरफ रुख करने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बस चंद्रयान और मंगलयान के लिए ही सूरज एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है? दोस्तों, आपको ये बता दें कि आदित्य L1 मिशन की तैयारी हो रही है। इसमें सूरज के आसपास एक और यान घूमेगा जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। इसके अंदर एक स्पेसक्राफ्ट सूरज के नजदीक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो इसरो का ही, इंडिया का ही होगा। चंदा मामा के बाद अब सूरज की बारी है। आपको याद होगा कि एक दिन हनुमान जी ने सूरज की तरफ रुख कर गए थे, उनको फल समझ के खा गए थे। दोस्तों, आज फिर से भारत का परचम लहराएगा सूरज के ऊपर, और अब हनुमान जी का नाम लेके इसरो ने एक और यान भेज दिया है सूरज की तरफ। यानी कि अब भारत का तिरंगा चंद्रमा के साथ साथ सूरज के ऊपर भी लहराएगा, और एक एक व्यक्ति भारत देश का गर्व के साथ कहेगा, भारत माता की जय। दोस्तों, चांद के बाद अब सूरज की बारी है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंड करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सेफ लैंडिंग के बाद 4th कंट्री होगा भारत जिसने ये किया होगा। सूरज पे पहुंचेगा इंडिया। आदित्य L1 अगस्त के लास्ट सितंबर की स्टार्ट में रुक करेगा सूरज की ओर। आपको बता दें कि अमेरिका, जर्मनी, यूरोप के बाद अब चौथा देश भारत होगा जो कि अपना स्पेसक्राफ्ट सूरज के नजदीक भेजने वाला है। 1500 मिलियन की दूरी है दोस्तों यहाँ से वहां तक की, और इसके बावजूद इसरो ने अपने आप को ये महसूस करा दिया है कि इसरो किसी विदेशी कंपनी से छोटा नहीं है, बल्कि इसरो बहुत ऊपर ही है। क्योंकि आज की डेट में इतने कम बजट और इतने कम रिसोर्सेज के साथ सिर्फ अपने दिमाग और अपनी बुद्धि के बल पे, आपको बता दें, ये देश आर्यभट्टा और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसे बड़े बड़े लोगों का देश है। इतने बुद्धिमान आर्यभट्टा जैसे लोगों का देश है जिन्होंने वो कर दिखाया उस समय पे। दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि भारत के अंदर एरोनॉटिकल स्पेस के बारे में आज की बात नहीं है, बल्कि कई हजारों साल पहले से ही बातें चल रही हैं। हमारे वैज्ञानिकों को एंशिएंट इंडिया में, जो हमारे साधु ऋषि मुनि थे, उनको मालूम था कि चंद्रमा किस ओर है, भारत कहाँ है, नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, और सूरज, और आपको पता है हनुमान चालीसा के अंदर पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी के बारे में ऑलरेडी लिखा है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, ये पहले से लिखा हुआ है कि सूरज और पृथ्वी की दूरी कितनी है। दोस्तों, ये परफेक्ट दूरी है पृथ्वी की सूरज के पास में, तभी हम लोग ये सब कर पा रहे, और तभी पृथ्वी के ऊपर जीवन है। क्योंकि जैसे मरकरी बहुत नजदीक है सूरज के, जो पहला ग्रह है सूरज के पास वो मरकरी है, फिर वीनस है, फिर पृथ्वी है, और उसके बाद मार्स है, और ऐसे ही अन्य 8 प्लैनेट्स हैं। दोस्तों, इन टोटल 8 प्लैनेट्स के अंदर पृथ्वी की दूरी सबसे बेस्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीवन पनप रहा है और सब लोग जिंदा हैं, चाहे किसी भी प्रकार के हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे इंसेक्ट्स हो। दोस्तों, सूरज की रिसर्च के लिए जिसे भेजा जा रहा है उसे PSLV रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो तैयार हो चुका है। L1 पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर ऑर्बिट में जाएगा, जो कि रियल टाइम सूरज की एक एक रिसर्च और जांच पड़ताल कर पाएगा, और सूरज की फोटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और कोरोना, इन तीनों लेयर्स के बारे में जांच करेगा कि इन तीनों लेयर्स के अंदर क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, और इसके अंदर विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी, VELC, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, SUIT, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, SOLEXS, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, HEL1OS, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ASPEX। दोस्तों, सारे इक्विपमेंट लगाए गए हैं जो कि सूरज की एक एक चीज के बारे में रिसर्च करके अर्थ में, इंडिया में और इसरो तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। और आपको बता दें कि ये स्पेसक्राफ्ट को बनाने में सिर्फ और सिर्फ इसरो ने कुछ ही सालों के अंदर बना के तैयार कर दिया अपने बलबूते पे, और सारी दुनिया देखती रह गई। दोस्तों, इसके बारे में हम सन के बारे में तो सब कुछ जान पाएंगे कि सन की फॉर्मेशन कैसे हुई, सन क्या है, सन के अंदर विंड कैसे चलती है, सोलर एनर्जी कैसी है, वो कैसे उत्पन्न हो। और आपको बता देंगे सन जो है हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन और हीलियम, और ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक एलिमेंट्स माने जाते हैं। हाइड्रोजन के बारे में तो आज तक नहीं मालूम कि हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में रखा जाए, यानी कि जो आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे जिसके अंदर अलग अलग एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स है उनको ग्रुपिंग की गई है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। वैसे हाइड्रोजन, जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर बस एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है, यानी कि रिएक्ट करने के लिए हमेशा रेडी वो मौजूद है सन के अंदर। अब जानना ये है कि उसके अंदर जो
प्लाज्मा है, उसके अंदर जो विंड एनर्जी है, उसके अंदर जो भी अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही है, वो कैसे हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज भी इंस्टॉल किया गया है। 15 साल से ज्यादा समय लग गया दोस्तों ये बनाने में, तैयार करने में। इसका पर्पस क्या है दोस्तों? इसका पर्पस है कि सबसे भारी परत यानी कोरोना की पिक्चर्स क्लिक करना, उसकी जांच पड़ताल करना कि वो कैसे काम कर रही है, सन की एनर्जी कैसे इसके अंदर स्थित है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि सन जो है सबसे नजदीकी स्टार जो है पृथ्वी से, वो सन है। तो ये जानना जरूरी है कि सन के अंदर क्या क्या चीजें घटना घटित हो रही है और कैसे वो काम कर रहा है। अगर सन के बारे में सब जान गए तो दोस्तों पूरे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे साइंटिस्ट को मिल जाएंगे। और ये सिर्फ इंडिया के लिए, इसरो के लिए नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के, पूरी वर्ल्ड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। दोस्तों अलग अलग लेयर्स में क्या हो रहा है, स्पेस में वेदर कैसे चेंज होता है, सोलर विंड्स की मूवमेंट कैसे चेंज होती है, उनकी जांच पड़ताल करेगा ये हमारा यान स्पेसक्राफ्ट। और इन सारी घटनाओं का सीक्वेंस क्या है, सोलर विस्फोट यानी कि उसके अंदर बड़े बड़े धमाके होते रहते हैं सन के अंदर, इसलिए आप ज्यादा नजदीक जा भी नहीं सकते। स्पेसक्राफ्ट ज्यादा नजदीक जाएगा सन के तो वही फट जाएगा। तो वो कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे घटना हो रही है, इस सब की जांच पड़ताल करेगा हमारा आदित्य L1। इसरो के मुताबिक पहले स्पेसक्राफ्ट जो अर्थ की लोअर ऑर्बिट में रखा जाएगा, यानी कि जब यहाँ से निकलेगा हमारा यान स्पेसक्राफ्ट अर्थ से, तो वो पहले अर्थ की एक लोअर ऑर्बिट पर रखा जाएगा और वही रिवॉल्व करेगा। जैसे हमने आपको बताया था कि चंद्रयान 3 के टाइम पे और बहुत पहले भी कि पहले चंद्रयान 3 ने क्या किया था, अर्थ की ऑर्बिट की थी, 5 चक्कर लगाए थे, वैसे ये भी करेगा। और इस प्रोसेस में 4 महीने का समय लगेगा, जो कि अमूमन है, क्योंकि दोस्तों मून जो है काफी नजदीक है लेकिन सन काफी दूर है, बहुत दूर है। क्योंकि अर्थ के बाद है हमारा जो आपको पूरे सीक्वेंस में बताता हूँ, पहले सन है सेंटर में, उसके बाद है मरकरी, सबसे छोटा प्लैनेट माना जाता है, सबसे गर्म है क्योंकि वो सन के नजदीक है। उसके बाद है मरकरी के बाद है वीनस, सेकंड प्लैनेट जो है। वीनस उससे कम गर्म है ऑब्वियसली क्योंकि थोड़ी दूरी पे है सन से। और उसके बाद है अर्थ। वो अर्थ जो है उससे कम गर्म तो है, लेकिन अब अर्थ एक ऐसी जगह पे जहाँ गर्मी और सर्दी बराबर है, एकदम परफेक्ट टेम्परेचर वाला, परफेक्ट दूरी वाला देश है, परफेक्ट दूरी वाला प्लैनेट है। इसी वजह से जीवन पनप रहा है यहाँ पे। दोस्तों आपको बता दें कि अगर ये हो गया तो इंडिया का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि चंद्रयान और सूर्ययान, चंद्रमा के ऊपर भी हमारा तिरंगा लहरा रहा है और सूरज के ऊपर भी हमारा तिरंगा लहरा रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या आप भी चाहते हैं कि इंडिया का फ्लैग हमारे सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट के ऊपर लहराना चाहिए? क्या आप हमारे स्पेस रिसर्च और हमारे साइंटिस्ट का लोहा मानते हैं? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय हिंद और बताइए आपकी क्या राय है हमारे इसरो के बारे में, हमारे साइंटिस्ट के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, और सारी दुनिया को बताइए। और ये इन्फॉर्मेशन सबको फैलनी चाहिए दोस्तों, ताकि सबको मालूम पड़े कि हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कितनी कमाल की है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।